नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल जीएस प्लैनेट पर। आज हम लोग 20 और 21 के संयुक्त रूप से करंट अफेयर्स देखेंगे। देखिए कि एक दिन डिले हम लोग चल रहे थे, आपको पता ही कारण, थोड़ा समय अभी हॉस्पिटल वगैरह में बिजी हूँ। आज मैं फ्री हो गया हूँ, तो अब मैं अपनी पूरी रूटीन में आ चुका हूँ। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आज का है कि किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल का प्रमुख बनाया गया है। विच बॉलीवुड एक्ट्रेस हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल। ये पहले दीपिका पादुकोण हुआ करते थे, अब इनके स्थान लेंगी, इनको रिप्लेस करेंगी प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा जोनस, जो कि अब मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल की प्रमुख बनाई गई है। आइए थोड़ा न्यूज़ को और अच्छे से जानते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है कि ग्लोबल जो क्या कहते हैं कि मामी एक तरह का मुंबई फिल्म फेस्टिवल है। ठीक है, मामी के द्वारा आयोजित कराया जाता है। मामी का फुल फॉर्म आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा छोड़ो, जाने दे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि मामी क्या करती है, एक संस्था है जो क्या करती है, फिल्म फेस्टिवल्स वगैरह आयोजित कराती है। ठीक है, और इस बार का जो क्या कहते हैं कि आयोजक हैं मामी के साथ साथ जियो भी है, तो दोनों मिलकर मुंबई फिल्म फेस्टिवल आयोजित कराएंगे। तो इसके चेयरपर्सन को किसको बनाया गया है? प्रियंका चोपड़ा को। इससे पहले जो है दीपिका पादुकोण हुआ करती थी, तो दीपिका पादुकोण के स्थान पर अब ये आएंगे। क्लियर है? बस ऐसे छोटा सा न्यूज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल पूछे जाने की संभावना नहीं है। बस आपको नाम याद होना चाहिए मामी, और याद होना चाहिए मामी किसकी? प्रियंका चोपड़ा की। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस देश के उद्योग मंत्री ने ब्रिक्स 2021 के उद्योग मंत्रियों के सालाना बैठक की अध्यक्षता की? इंडस्ट्री मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री चेयर्ड द एनुअल मीटिंग ऑफ इंडस्ट्रियल मिनिस्टर्स ऑफ ब्रिक्स। देखिए ब्रिक्स अगर हम बात करें तो एक जो है मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है। मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन मतलब बहुराष्ट्र मल्टी मैंने क्या बोला, हाँ, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है कि बहुदेशीय एक तरह की व्यवस्था है। समझ में आया? कि इसमें कई सारे देश मिलकर एक संगठन बनाते हैं। ठीक है, इसमें कौन से देश है? 5 देश। बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ये 5 विश्व की सबसे तेज़ी से उभरती हुई जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, मोस्ट मतलब जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं दुनिया की, वो 5 देश ऐसे हैं और इन्होंने अपना ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, तो बीच बीच में क्या करते रहते हैं? सालाना बैठक करते रहते हैं और आपस के जो आपसी मुद्दे होते हैं, आपसी ग्लोबल स्टैंडर्ड जो होता है, या कह सकते हो ग्लोबल इश्यूज होता है, उस पर अपनी राय रखते हैं और क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एक दूसरे के लिए, वो भी बात करते हैं। साथ ही साथ कुल मिला के आपस में क्या हम लोग कर सकते हैं दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए, उसी पर भी बातें होती है। तो सालाना बैठक होती रहती है। और अच्छा, ये बैठक मंत्री स्तरीय होती है। मंत्री स्तरीय का मतलब मिनिस्ट्रियल लेवल पर होती है। तो सभी पांचों देश के मंत्री, अलग अलग तरह के मंत्रियों की बैठक होती है। जैसे कभी कृषि का एजेंडा होगा तो कृषि मंत्री जाएंगे, उद्योग का होगा तो उद्योग मंत्री जाएंगे, ठीक है, वित्त का होगा तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जाएंगे, पर्यावरण का होगा तो पर्यावरण मंत्री जाएंगे। तो अलग अलग विषयों पर जब भी ये सम्मेलन होता है तो अलग अलग विषयों के को देखने के लिए उसके प्रमुख के रूप में मंत्रियों के बीच में ये बैठक होती है। तो हर बार कोई ना कोई अध्यक्षता करता है। तो इस बार की अध्यक्षता किसने की है? भारतीय उद्योग मंत्री, जिनका नाम है, क्या नाम है, हाँ, पीयूष गोयल जी। क्या नाम है? पीयूष गोयल जी। उन्होंने जो है क्या किया है, इसकी अध्यक्षता की है। ठीक है, तो इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, देखिए उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल ब्रिक्स देशों के उद्योग मंत्रियों की बैठक की 5वीं बैठक की अध्यक्षता की। ठीक है, बस इतना न्यूज़ है। उन्होंने बताया कि ये क्या होना चाहिए, ये वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। अब ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए ब्रिक्स जो 2021 के समिट होगा, देखो ये तो मंत्रियों की समिट हो रही है, मंत्रियों की बैठक हो रही है। बाद में क्या होगा? हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी कि जो सरकार के प्रमुख हो गए, अगर वो किसी देश के राष्ट्रपति होते हैं तो राष्ट्रपति आएंगे, किसी देश के प्रधानमंत्री होते हैं तो प्रधानमंत्री आएंगे। जैसे ब्राज़ील के राष्ट्रपति आते हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, रशिया के प्रेसिडेंट जाते हैं, चाइना के प्रेसिडेंट जाते हैं, साउथ अफ्रीका के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं। तो अलग अलग देशों के जो हेड होते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, शासन के प्रमुख होते हैं, उनके बीच में एक सालाना बैठक होती है। जो बड़े मुद्दे होते हैं वहाँ पर देखी जाती है। तो इस बार ब्रिक्स का जो समिट होगा 2021 का, वो कहाँ होगा? इंडिया में होगा। क्लियर है? ये अल्फ़ाबेटिकली मूव होता रहता है। पहले ब्राज़ील, फिर रशिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका बाद फिर ब्राज़ील, फिर रशिया, फिर इंडिया, इस तरह से रोटेट होता रहता है इसकी अध्यक्षता, इसकी जो प्रेसिडेंटशिप है। ठीक है, क्योंकि इस बार की अध्यक्षता भारत के पास है, तो मंत्री स्तर की भी जो भी बातचीत होगी वो उसकी भी अध्यक्षता भारत करेगा। समझ में आ गया? तो इसलिए ये न्यूज़ था। तो ब्रिक्स अगर की बात करें तो ब्रिक्स का गठन कब हुआ था? जून 2006 में हुआ था। तो एग्ज़ाम में आपको डेट नहीं याद रहना है, आपको सिर्फ वर्ष याद रखना है। तो ब्रिक्स का गठन कब हुआ था? 2006। जब ये गठन हुआ था तब ये हुआ करता था सिर्फ ब्रिक,
क्या हुआ करता? ब्रिक हुआ था। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। साउथ अफ्रीका नहीं था। साउथ अफ्रीका कब ज्वाइन करता है? एस कब होगा? 2010 में। 2010 में साउथ अफ्रीका जब इसे ज्वाइन करेगा तब इसका नाम हो जाएगा ब्रिक्स। तो 2010 से लेकर अब तक जो है हर साल क्या हो रहा है, बैठकें हो रही हैं और आपस में ये देश मिलकर आपसी मुद्दों को सहमति के साथ जो है आगे बढ़ाते हैं, यही सब हो रहा है। इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो 2009 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? रशिया में हुई थी, याकेतेरिनबर्ग, ठीक है, याकेतेरिनबर्ग जो है यहाँ पर हुई थी रशिया में, ब्रिक्स की फर्स्ट समिट। अगर पहला समिट पूछा जाए तो 2009 में हुआ था और गठन कब हुआ था? 2006 में, ठीक है। तो ये था ब्रिक्स की बात। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का कि ऑपरेशन खुखरी का संबंध किस देश में संयुक्त सैन्य अभियान से है? अभी ये चर्चा में रहा है ऑपरेशन खुखरी। देखते हैं, ऑपरेशन खुखरी हैज़ बीन एसोसिएटेड विद मिलिट्री ऑपरेशन इन विच कंट्री? तो लाइबेरिया, नाइजर, सूडान, सीरा लियोन, ये सब देखो अफ्रीकी देश हैं। क्या है? अफ्रीकी देश हैं। अफ्रीका महाद्वीप जो उसके ऊपर लगभग 50, उसके अंदर 50 से ऊपर देश हैं। तो उन देशों में कुछ देश हैं जो ये लगभग पश्चिमी देश हैं, इसको छोड़कर पश्चिमी अफ्रीकी देश हैं, नाइजर भी, लाइबेरिया भी, सीरा लियोन भी। तो इनमें से क्या होता है, ज़्यादातर ये बहुत ही अशांत मुल्क हैं। अशांत मुल्क मतलब डिस्टर्ब मुल्क हैं, डिस्टर्ब कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पे पीस मेंटेन करने के लिए यूनाइटेड नेशंस बीच बीच में यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस भेजता रहता है। यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस का मतलब होता है कि शांति स्थापित करने वाला फोर्स। तो यूएन के अपना जो फोर्स है उसे पीस कीपिंग फोर्स कहा जाता है। समझ में आया? इसका काम है जहाँ जाएगा ये शांति के लिए युद्ध लड़ेगा, ठीक है, या शांति स्थापित करेगा। तो उसमें भारतीय फौजें भी होती हैं। तो एक बार क्या हुआ था, लाइबेरिया में, इसका आंसर क्या होगा? सॉरी, लाइबेरिया नहीं, इसका आंसर क्या होगा? सियरा लियोन होगा। क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं। ऑपरेशन कुकरी का संबंध किस देश से है? सियरा लियोन। सियरा लियोन में क्या हुआ था, डिस्टर्बेंस बढ़ गए थे, तो यूनाइटेड नेशन ने जो है यहाँ पर 2 टीम गठित की थी, उसमें से एक भारतीय सैनिकों का भी दस्ता गया था, तो उसे ऑपरेशन खुकरी कहा गया था, ठीक है। ऑपरेशन खुकरी के बारे में एक किताब लिखी गई है और इस किताब को जो है इसने लॉन्च किया है CDS, हमारे चीफ डिफेंस जो हमारे हैं चीफ इन डिफेंस स्टाफ जनरल रावत, ठीक है। तो रावत जी हमारे क्या है, CDS एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसका मतलब पूरा जो हमारा डिफेंस है, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे उसमें नेवी हो, चाहे उसमें आर्मी हो, सब के चीफ कौन है? एक आदमी CDS, जिनका नाम है जनरल रावत। क्लियर? तो जनरल रावत ने ये बुक लॉन्च किया है ऑपरेशन खुकरी के ऊपर। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है ऑपरेशन खुकरी किस देश से संबंधित है? सियरा लियोन, यहाँ लिखा हुआ है सियरा लियोन, जो कि अब देख लेते हैं कहाँ पे है। देखिए ये अफ्रीका का मैप है, बहुत सारे देश है इसमें, ठीक है। सूडान यहाँ पर है, देखिए ये सेंटर में है एक तरह से, उत्तर में, ठीक है। नाइजर यहाँ पे है, लगभग पश्चिमी अफ्रीकी देश। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कम से कम 12-13 देश हैं, तो यहीं पे आपको मिलेगा। तो अगर आपको थोड़ा सा जूम करें तो आपको सियरा लियोन मिलेगा, ये इधर, ये रहा सियरा लियोन, ये रहा, आपको दिखा ये वाला सियरा लियोन है, ठीक है, ये वाला सियरा लियोन। अब इसको जूम आउट करते हैं तो आपको पता चला, ठीक है, ये रहा सियरा लियोन। तो इस देश में शांति स्थापित करने के लिए जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा फोर्स भेजी गई थी उसमें भारत भी था, और इस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन खुकरी। इस पर किताब लिखी गई है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आज का कि किस भारतीय राज्य ने देश का पहला स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इशू स्मार्ट हेल्थ कार्ड? देखिए स्मार्ट हेल्थ कार्ड का मतलब क्या होगा, देखिए 5 लाख तक की एनुअल लिमिट वाली क्या बना दी गई है, स्मार्ट कार्ड बना दी गई। एक तरह का ये डेबिट कार्ड होगा। क्या होगा? डेबिट कार्ड, जिसे आप मेडिकल एक्सपेंस में खर्च कर सकते हैं। जिन भी परिवारों को इशू होगा उनको साल भर तक वो 5 लाख रुपए अपने मेडिकल जो है एक्सपेंसेस में खर्च कर सकते हैं। मेडिकल का मतलब ये नहीं कि अब बुखार आ गया है चलो पैरासीटामॉल खरीदना है, तो वो नहीं। जो सेकेंडरी लेवल की जो इलाज होता है या टर्शरी लेवल का होता है, टर्शरी के अंदर जैसे सर्जरी आ गया, वेंटिलेटर आ गया, डायलिसिस आ गया, इस तरह के जो भी हाई लेवल इलाज होते हैं वो टर्शरी का लेते हैं, और सेकेंडरी में जिसमें आपको एडमिट होना पड़ता है हॉस्पिटल में। तो एडमिशन से लेकर आपकी जो हाई कॉस्टिंग इलाज है वो सारा का सारा खर्चा उठाएगा ये स्मार्ट हेल्थ कार्ड। समझ में आ गया? तो डेबिट कार्ड होगा, उसमें डेबिट कार्ड की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये किसने लॉन्च किया? ओडिशा ने लॉन्च किया है। इसी से मिलता जुलता केंद्र सरकार की एक जो स्कीम है जिसका नाम है आयुष्मान भारत स्कीम, ठीक है। आयुष्मान भारत, या इसे एक और नाम से जाना जाता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य मिशन, ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य मिशन, ठीक। तो ये भारत सरकार का है जिसमें एक कार्ड बन जाता है, वो कार्ड के माध्यम से आप 5 लाख रुपए तक का सालाना इलाज आप करवा सकते हो किसी भी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल से, ठीक है। तो ये उसी तरह से मिलता जुलता स्मार्ट हेल्थ कार्ड है। देख लेते हैं न्यूज़। इस स्मार्ट हेल्थ कार्ड की क्या बात है? अच्छा, किस राज्य ने लॉन्च किया है? ओडिशा ने लॉन्च किया है। ओडिशा के लगभग 96 लाख परिवारों को
ये परिवारों के 3.5 लाख लोगों को ये मिले, 3.5 करोड़ लोगों को ये हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। इस तरह का स्मार्ट हेल्थ कार्ड मुहैया कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, इसके किसको दिया जाएगा? जो गरीब लोग हैं। कहने का मतलब है इसमें प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की रकम इलाज में खर्च किया जा सकता है। साथ ही महिलाओं के लिए यह सुविधा 10 लाख की होगी। ये बहुत अच्छी बात है कि महिला 10 लाख खर्च कर सकती है, पुरुष जो है 5 लाख खर्च कर सकती है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि ये कार्ड केवल उड़ीसा में काम करेगा, नहीं, देश के अन्य हिस्सों में भी अगर आप इलाज कराते हो तो ये कार्ड आपके पास है तो आप इलाज करवा सकते हो। ये बेहतरीन स्टेप है। ठीक है, तो किसने लॉन्च किया है? ओडिशा ने लॉन्च किया। भारत सरकार इस तरह की स्कीम, कौन सी स्कीम चलाती है? आयुष्मान भारत की स्कीम चलाती है। आओ देख लेते हैं थोड़ा सा ओडिशा के बारे में। ठीक है, तो ओडिशा ये आपको दिख रहा है, ये आपका राज्य है। ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, जो ईस्टर्न कोस्ट है उस पर स्थित है। इसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। इसके जो गवर्नर है कौन है? गणेशी लाल। इसके सीएम कौन है? नवीन पटनायक, बहुत ही बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं। यहाँ की इंपॉर्टेंट चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी यहाँ की पर्वत चोटी है, जो कि सबसे ऊंची चोटी यहाँ की है। यहाँ नेशनल पार्क कौन कौन से? भीतरकनिका, सिमिलीपाल और नंदनकानन। भीतरकनिका और सिमिलीपाल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक। और बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? यहाँ पर सिमिलीपाल है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन है? सन टेम्पल, सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर यहाँ का फेमस है, जिसे गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। ठीक है, वर्मन वंश के शासकों ने, गंग नहीं, वर्मन वंश के शासकों ने बनवाया था। आई थिंक क्या नाम था? नरसिंह वर्मन, नरसिंह देव वर्मन द्वितीय ने इसको बनवाया था। ठीक है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता, केवल इतना याद होना चाहिए। सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ है? कोणार्क में। ठीक है, और ये क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फेमस लेक यहाँ की कौन है? चिल्का, कल भी बात की थी। चिल्का जो कि भारत की सबसे बड़ी ब्रैकिश या लैगून झील है। लैगून झील किसे कहते हैं? जो लगभग, अब हाँ, देखिए, जब सागर का विस्तार स्थल में हो जाता है, जैसे स्थल भाग है, सागर यहाँ पर आ गया, फिर बाद में सागर लौट गया, लेकिन कुछ पानी यहाँ पर अंदर रह गया, तो उससे क्या बन जाता है? झील बन जाता है। तो इस तरह की जो झील बनती है वो लैगून झील होती है, जो सागर के किनारे मोस्टली डेवलप होते हैं। ये डिपोजिट जो है ओशन के डिपोजिट कार्य से बनते हैं। अब ये बहुत टेक्निकल हो जाएगा, छोड़ दीजिए। अब इतना समझिए कि ये स्थल के पास जो सागरीय क्रियाओं के द्वारा झील बनती हैं उन्हें लैगून झील कहा जाता है। ठीक है, इन्हें ब्रैकिश झील भी कहा जाता है। तो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। कहाँ पे? उड़ीसा में है। और आपको हमने कल याद होगा कि रामसर साइट के बारे में बताया था। रामसर साइट याद है? रामसर साइट क्या करती है? ये दुनिया के जितने भी क्रूशियल वेटलैंड्स हैं, नम क्षेत्र है, उनका लिस्ट बनाती है, और जिनमें अगर इसका नाम आ गया है तो उसे हाईली प्रोटेक्टेड जोन कर दिया जाता है, नेशनल पार्क की तरह। एक तरह से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम नहीं हो पाएगा, इस तरह की चीज़ें नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वाला क्षेत्र होता है। तो रामसर साइट मेंटेन करता है। तो भारत के लिए सबसे पहला रामसर साइट कौन सा था? रामसर साइट पहला कौन सा था? चिल्का था। और इस समय भारत में कुल कितने हो चुके हैं? 46 हो चुके हैं। 4 अभी बढ़ाए गए, 42 थे पहले, 4 बढ़ाए गए थे। ठीक है, 46 हो चुके हैं। तो वो रिवीजन भी हो गया, मस्त। अच्छा, एक और चीज़ है, फेमस लिख के बाद यहाँ पे कुछ लोग जो डांस है, यहाँ का नृत्य कौन सा फेमस है, ये भी पूछा जा सकता है। तो 2 महत्वपूर्ण डांस फेमस हैं। एक है ओडिसी, जो कि क्लासिकल डांस है, यानी शास्त्रीय नृत्य है, और एक छाऊ, जो कि यहाँ का छाऊ और घूमरा यहाँ का फोक डांस है। फोक मतलब लोक नृत्य। लोक नृत्य छाऊ और घूमरा, ध्यान दीजिए, घूमर नहीं है, घूमर राजस्थान का होता है, ये घूमरा है। ठीक बा? हाँ, तो ओडिशा के बारे में इतना चीज़ें रट्टा मार लो, इतना चीज़ें बार बार पूछा जाता है, और हर बार हमें इसको रिवाइज कराते हैं, आगे भी कराएंगे। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बता दें, बड़ा टेक्निकल है। ये बैंक के एग्ज़ाम में आएगा, आता है, यूपीएससी के एग्ज़ाम में आएगा, और जो भी स्टेट पीसीएस हैं वहाँ पर भी आएगा, या पीएससी का एग्ज़ाम जो भी होता है वहाँ पे आएगा। एसएससी में थोड़ा चांसेस कम है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आने को वहाँ पर भी आ सकता है, वहाँ लेकिन चांसेस कम है, यहाँ चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं कि गार का संबंध किससे है? गार इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। ठीक है, पहली बात, गार का फुल फॉर्म बता देते हैं। आप लोगों को फुल फॉर्म बता देंगे तो शायद क्लियर हो जाएगा। जनरल एंटी एवाइडेंस रूल, जनरल एंटी एवाइडेंस रूल। समझ में आ गया? माँ कसम बिल्कुल नहीं समझ में आया। हम जान रहे हैं तुम लोगों की हालत और औकात और हैसियत दोनों जानते हैं। हमको पता है कि फुल फॉर्म से आपको नहीं समझ में आया, चिंता मत करिए, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो पहले फुल फॉर्म समझ में आ गया। फुल फॉर्म सुन लिए ना, जनरल एंटी एवाइडेंस रूल। जनरल एंटी एवाइडेंस रूल फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है, याद रखिएगा। ये किससे संबंधित है? तो बच्चा ये संबंधित है टैक्स इवेजन से। टैक्स इवेजन का मतलब होता है करों की चोरी से संबंधित है। ऑप्शन देखो मैंने बहुत ही सिमिलर दिया है, बैंकिंग फ्रॉड, टैक्स इवेजन, टेरर फाइनेंसिंग मतलब आतंकवादी गतिविधियों के लिए फाइनेंसिंग करना, या बेनामी ट्रांजैक्शन। बेनामी ट्रांजैक्शन का मतलब समझ रहे हो कि खरीदा चमन लाल ने, लिखाया गमन लाल ने,
ठीक है। तो इस तरह की एक्टिविटी नहीं। तो ये किससे संबंधित है गार बेटा? ये टैक्स इवेजन से संबंधित है। पहले ये गार का मतलब क्या है समझते हैं। तो गार का मतलब क्या है, देखिए ये एक तरह का रूल होगा जो बहुत सारी जो कंपनियां होती हैं करों की चोरी करती हैं, क्या करती हैं, टैक्स का गबन करते हैं, टैक्स इवेजन करते हैं। तो इवेजन और चोरी में अंतर है। चोरी ना करके एक तरह से बताएं कि वो जो हमारे टैक्स सिस्टम है, जो हमारा टैक्स कानून है, उसमें जो थोड़ा बहुत लूप होल्स है उसका फ़ायदा उठाकर क्या करते हैं, टैक्स को बचा लेते हैं। तो ऐसे केसेस को इंग्लिश में टैक्स इवेजन कहा जाता है। इवेजन का मतलब वंचन होता है। करों की चोरी हमने सामान्य भाषा में लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए, अदरवाइज ये करों का वंचन होता है। ठीक है। तो उसको रोकने के लिए ये रूल बना गया है। एंटी अवॉइडेंस का मतलब है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहले न्यूज़ देख लेते हैं है क्या। देखिए आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई टू इंट्रोड्यूस रेगुलेटरी गार फॉर राउंड ट्रिपिंग। ये वर्ड याद रखिएगा, राउंड ट्रिपिंग। अभी क्या होता है समझाएंगे। तो राउंड ट्रिपिंग को रोकने के लिए आरबीआई ने क्या किया है, गार का एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया है। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल का एक फ्रेमवर्क, एक रेगुलेटरी तैयार किया है। किसने? आरबीआई ने। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है किसके द्वारा। अब आरबीआई के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद राउंड ट्रिपिंग को समझते हैं, फिर गार कैसे इसे रोक पाएगा इसको समझते हैं। तो आरबीआई के बारे में जैसे आपको पता होना चाहिए, 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश हुआ था। इसको इस्टेब्लिश करने के पीछे एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था हिल्टन यंग कमेटी। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हिल्टन यंग कमेटी। ठीक है। हिल्टन यंग कमेटी कब बनी थी? 1926 में बनी थी। इसने रिपोर्ट सबमिट की थी और इसके रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार, उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी, उसने आरबीआई जो है एक्ट पारित किया। कब? 1934 में एक्ट पारित होने के बाद 1 अप्रैल 1935 में इसे स्थापित कर दिया गया है। तो आरबीआई चूंकि एक्ट यानी कि विधि द्वारा आई है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, सांविधिक संस्था। क्या बोली जाती है? सांविधिक संस्था। एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सांविधिक संस्था है। तो जो भी एक्ट के माध्यम से बनती है, जैसे सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, ठीक है। तो ऐसे जितने भी एक्ट से स्थापित होने वाली संस्थाएं उन्हें सांविधिक संस्था, इंग्लिश में स्टैच्यूरी बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैच्यूरी बॉडी बोलते हैं। ठीक है। ठीक। तो आरबीआई आ गई, कब आ गई? 1935 में आ गई। फर्स्ट गवर्नर इसके कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ थे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? ये तो अंग्रेज आदमी था। ठीक है। हाँ, सीडी देशमुख पहले इंडियन गवर्नर, सीडी देशमुख। और प्रेजेंट गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है। हेडक्वार्टर पहले कोलकाता हुआ करता था, लेकिन 1937 के बाद से बॉम्बे और अब मुंबई में है। ठीक है। इसको नेशनलाइज कब किया गया था? पहले भाई ब्रिटेन सरकार ने बनाया था, तो 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हो गया था, राष्ट्रीयकरण हो गया था। ये भी पूछा जाता है। अब समझते हैं क्या कि ये राउंड ट्रिपिंग का होता क्या है, मतलब भैया देखिए समझते हैं, बहुत एग्जाम्पल में समझते हैं। बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है वोडाफोन का। ठीक है। आपको पता है वोडाफोन कहाँ की कंपनी है? अच्छा, वोडाफोन इस समय वी आई है। वोडाफोन आइडिया का मर्जर हुआ था, हालांकि टूटने के कगार पे है। तो वोडाफोन बेटा यूके की कंपनी है, यूके का एक टेलीकॉम कंपनी है। ठीक है। इसने भारत में अपना बिजनेस ओपन किया था। इसने हच को टेक ओवर किया था, इससे पहले हच हुआ करती थी। तो जैसे वोडाफोन यूके बेस्ड कंपनी है, तो वोडाफोन के कई सारे देशों में बिजनेस है। जैसे मान लेते हैं कहाँ पर है? मॉरिशस में। कहाँ पर है बच्चा? मॉरिशस में। ठीक। और इंडिया में भी है। ठीक है। इंडिया में भी है। अब होता क्या है, वोडाफोन मान लीजिए अपना यहाँ पे बिजनेस स्थापित कर रही है, तो यहाँ पर उनको मान लीजिए टैक्स कितना देना पड़ रहा है? 20%। ठीक है। मान लीजिए भारत ने ज़्यादा टैक्स रखा है, कितना? 20%। आप लोग न्यूज़पेपर में सुनते होंगे टैक्स हेवन। टैक्स हेवन का मतलब क्या होता है? कर वाले स्वर्ग नहीं, ऐसे कंट्रीज जहाँ पे टैक्स बहुत ही कम होता है, जैसे मॉरिशस। मॉरिशस में देखिए नया बिजनेस अगर सेटअप करना है तो 4%, 5% बहुत कम टैक्स होता है। ठीक है। क्यों? आबादी भी कम है, इसलिए टैक्स वहाँ पर कम होता है। तो वोडाफोन ने अपना बिजनेस यहाँ पे स्थापित कर दिया। कहाँ पर? एक ऑफिस खोल दिया। ठीक। वहाँ पे कितना पैसा कर रहा है? 4 से 5% वहाँ पे करेंगे, और यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उस पर उनको 20% देना है। अब होता क्या है, जैसे मॉरिशस और इंडिया के बीच में क्या है, एक क्या हुआ है, एक संधि हुई है, उसका नाम होता है DTAA। नाम सुनते जाइए, पूछा नहीं जाएगा आपसे। DTAA, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ठीक है। डबल टैक्स एग्रीमेंट अवॉइडेंस एग्रीमेंट का मतलब है, अगर किसी कंपनी ने, समझ में आ रहा है, किसी कंपनी ने अगर मॉरिशस में पेमेंट कर दिया है, समझ में आया, किसी कंपनी ने किसी प्रोडक्ट के लिए, मान लीजिए वोडाफोन क्या बनाती है, जाहिर सी बात है टेलीफोन है, टेलीफोन मतलब सर्विसेज देती है। तो वहाँ सर्विसेज के लिए अगर उसने वहाँ पर पेमेंट कर दिया है, तो इंडिया में उसी प्रोडक्ट के लिए जो है पेमेंट नहीं करना होगा। समझ में आया? यानी अगर मॉरिशस में उसने टैक्स पे कर दिया है तो इंडिया में उसे टैक्स पे करना नहीं होगा। भारत ने मॉरिशस के साथ ऐसे डील कर रखी है। तो मॉरिशस के साथ, सिंगापुर के साथ, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ भारत ने क्या कर रखा है? डील कर रखा है। इसका फ़ायदा क्या होता है? मॉरिशस से इंडिया जो है बहुत सारा निवेश आता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि भारत में
जो FDI आती है, विदेशी निवेश आता है, उसमें मॉरिशस तीसरे नंबर पर, पहले पे US है, दूसरे पे सिंगापुर है और तीसरे पे मॉरिशस है। कभी मॉरिशस नंबर 1 पे हुआ करता था। तो मॉरिशस से क्यों आता है इतना पैसा, इसका कारण आप समझिए। देखिए हुआ क्या, वोडाफोन ने अपना बिजनेस कहाँ चलाना है, इंडिया में चलाना है। अगर इंडिया में इनको बिजनेस मान लो चलाना, मान लेते हैं कि इनको एक 100 रुपये एक सर्विस के लिए 20 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 20 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। तो अब मॉरिशस में उसी सर्विस के लिए कितना देना पड़ेगा? 4 रुपये टैक्स करना है, 4 रुपये टैक्स पे करना है। तो वोडाफोन लेकिन जानते क्या करेगा? चालाकी करेगा। ये क्या करेगा, एक अपना ऑफिस कहाँ खोल लेगा, डमी ऑफिस खोल लेगा मॉरिशस में, और यहाँ की सरकार को उसने 4% पे कर दिया। समझ में? अब यही सेम प्रोडक्ट क्या कर देगा, कहाँ कर देगा? इंडिया में ला देगा, सेम यही प्रोडक्ट। अब सेम प्रोडक्ट यहाँ पर जब आएगा तो भारत उस पर टैक्स नहीं लगा पाएगी, क्योंकि भारत और मॉरिशस सरकार के बीच में पहले से ही डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट हो रखा है कि भाई कंपनी ने यहाँ पे पहले पे कर रखा है, इसलिए इंडिया में पेमेंट नहीं होगा। अब होगा क्या, वोडाफोन अपने सारे प्रोडक्ट मॉरिशस के थ्रू यहाँ भेजेगी। इसी ही कहा जाता है राउंड ट्रिपिंग। क्या कहा जाता है? राउंड ट्रिपिंग। राउंड ट्रिपिंग एक इकोनॉमिक टर्म है। इसमें क्या होता है, टैक्स से बचने के लिए क्या किया जाता है, अपने प्रोडक्ट को एक देश से दूसरे देश में क्या किया जाता है, खुद से ही खरीदा बेचा जाता है। आप जानते हो क्या करेंगे वोडाफोन, कैसे करती है? वोडाफोन दिखाएगी मॉरिशस में कि हमने मॉरिशस में बेचा अपनी सर्विसेज, और इंडिया, वोडाफोन जो इंडिया है, वोडाफोन इंडिया, उसने मॉरिशस में जो वोडाफोन है उससे खरीदा। चूंकि स्वयं अपने खुद है, सब कुछ खुद की ही कंपनी है, लेकिन खरीदा बेचा खुद के बीच में ही दिखाकर क्या करेंगे, टैक्स बचा ले जाएगा। यहाँ 20% देना था, यहाँ 4% देकर 16% बचा लिया। अब होता क्या है, सारा बिजनेस इनको कहाँ करना है, मॉरिशस में चमन्नी का बिजनेस नहीं करना है, सारा बिजनेस कहाँ करना है, इंडिया में करना है। लेकिन इस तरह के राउंड ट्रिपिंग करके वो क्या कर लिए, 16% टैक्स बचा लिए। इसीलिए इस तरह का मामला कहाँ गया था, कोर्ट में गया था। वोडाफोन के ऊपर 20,000 करोड़ रुपया का लगभग टैक्स बकाया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, चूंकि भारत सरकार ने इस तरह का कोई रूल बनाया नहीं था, इसीलिए जो है क्या होगा, ये केस हार भी गया भारत। लेकिन अब क्या करना जा रहा है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल लाया जा रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि जो बहुत सारे जो कंपनियां हैं इधर उधर की काम करते हैं, यानी राउंड ट्रिपिंग करती हैं, उन पर भी टैक्स लग सके। अब रूल बन गया तो फिर टैक्स लग जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? अच्छा, नहीं समझ में आया तो एक चीज़ समझिए कि मान लीजिए एक कंपनी पेन बनाती है, ठीक है, उसने मॉरिशस में पेन बनाया, ठीक है, यहाँ पे बना दिया, ठीक, यहाँ पे कितना प्रतिशत पे कर दिया, 4% पे कर दिया, जबकि उसको मॉरिशस में नहीं बेचना, कहाँ बेचना है, इंडिया में बेचना है। और इंडिया में टैक्स मैन्युफैक्चरिंग मान लो GST कितनी है, 20% है। तो क्या करता है ये पेन, क्या करेगा, मॉरिशस में बेच देगा, खुद की ही कंपनी को बेचेगा। जैसे मान लीजिए लक्सर एक पेन है, तो लक्सर मॉरिशस के नाम पे एक कंपनी बनाएगी और खुद की ही कंपनी को बेच देगी, और वहाँ पे सरकार को 4% दे दिया। अब चूंकि अब क्या होगा, मॉरिशस की ही कंपनी इंडिया में बेचेगी, और स्वयं की कंपनी अपनी ही कंपनियों के बीच में ये क्या करते हैं, खरीद पर, जिसे डमी कंपनी कहा जाता है, मुखौटा कंपनी कहा जाता है, यहाँ पर बेच दिया। यहाँ पर 20% देना होता था, लेकिन चूंकि मॉरिशस सरकार ने ऑलरेडी लगा रखा है, इसलिए भारत सरकार नहीं लगाएगी, इसलिए क्या हो गया, 16% का बचत हो गया, टैक्स की चोरी हो गई। तो इस तरह की चीज़ें रोकने के लिए गार नियम लाया जा रहा है। बहुत पहले से इसकी बातें हो रही थी, इसको लेकर फ्रेमवर्क तैयार किया है RBI ने, ठीक है। थोड़ा टेक्निकल हो गया, होपफुली समझ में आया होगा। तो आज के लिए मित्रों इतना ही, आगे के लिए वीडियो देखते रहिए। जय हिंद, ठीक है। और आपको PDF डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, कहीं कोई डाउट तो जरूर बताइएगा। धन्यवाद।